नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोपाल गीतमाला पर। प्रिय दर्शकों, आज एक नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज जो प्रसंग है और बड़ा ज्ञानवर्धक है, बड़ा मोटिवेशनल है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। दोस्तों, आज की जो कहानी है हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी एक नागिन का बदला। प्रिय दर्शकों, एक सांप का बदला है। एक किसान और एक सांप दोनों की कहानी है। दोस्तों, यह कहानी मोटिवेशनल, बड़ी ज्ञानवर्धक। ऐसे कहा जाता है कि जो मनुष्य इस कहानी को पूरी लगन से, पूरी ध्यान से सुनता है, उसके जीवन से समस्त प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं। वह इंसान कभी भी गरीब नहीं रह सकता। मनुष्य इस कहानी को ध्यान से सुनता है। सांप के बारे में जो आप सभी जानते होंगे कि सांप एक ऐसा जीव है जिसके पास मणि होती है, और जिस सांप के पास मणि होती है उसे हम इच्छाधारी नाग कहते हैं। और इच्छाधारी नाग के पास इतनी शक्ति होती है कि वह सब कुछ करने में सक्षम होता है। वह काम कर सकता है जो इम्पॉसिबल होता है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन और ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फ़ायदा उठा सके। शुरू करते हैं दोस्तों आज की जो प्यारी सी कहानी। ये प्यारा सा वीडियो प्राचीन काल के समय की बात है। एक किसान रोज़ अपने खेत में काम करने के लिए जाता था। प्यारे दोस्तों, वो किसान बैलों को जोड़ी लेकर अपने खेत में जाता और जोता करता था। उसकी तकरीबन अपने पूरे खेत के अंदर उसने हर कोने को जोत डाला था। सिर्फ एक ही कोना बाकी बचा था। तो उसने अपने हाथ में कुदाली लेकर उस कोने के बचे हुए उस खेत के कोने में कुदाली लिया और वहाँ की ज़मीन को खोदने लगता है। और किसान खेत के 3 कोने को जोत देता है। जब चौथे कोने में किसान पहुंचता है तो फिर इधर उसको वहां पर एक ढीमक सी बम्बी बनती है। वह एक छोटी सी बम्बी थी। अब वो किसान उसे बम्बी को खोदने लग जाता है। प्रिय दर्शकों, अब जैसे किसान उस पर कुंडाली मारता है तो वहाँ एक सांप रहता है, उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। जब सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं, सांप बीच में से कट जाता है। अब उसे सांप के 2 टुकड़े को देखकर वो किसान बड़ा दुखी हो जाता है। सोचने लगता है कि आज मेरे से बहुत बड़ी जघन अपराध हुआ है। किसान अपने मन ही मन बहुत पछताव करता है। प्रिय दर्शकों, जब किसान उन दोनों सांप के टुकड़े को दूर हटाता है और गौर से देखता है तो प्रिय दर्शकों वो खुद ही एक बामी के अंदर एक छोटा सा सांप का बच्चा होता है। उसे देखकर किसान और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। सोचने लगता है कि सांप का जो बच्चा है इसी का होगा, लेकिन यह सांप तो मर चुका है, यह कट गया है, 2 भागों में बट गया है। अब इस सांप के बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा। इस तरह किसान बड़े सोच में डूब जाता है और मन ही मन इतना दुखी होता है कि वो अपने आप को माफ नहीं कर पाता है। क्या करूं, कैसे इसका भुगतान करूं और इस सांप के बच्चे को अपने पुत्र की भांति ही रखूंगा, यह सोचकर वह किसान उस सांप के बच्चे को अपने घर ले आता है। घर ला करके अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, यह सांप का बच्चा और इसके पिता मेरे हाथों मारा गया है, इसलिए अपनी गलती का तब तो मुझे करना ही पड़ेगा। इस सांप के बच्चे को मैं घर लेकर आया हूँ और इसका लालन पालन हम अपने पुत्र की भांति करेंगे, प्रयास पूरा करेंगे। किसान का एक छोटा बच्चा था, उसका भी एक छोटा पुत्र था जो बहुत ही छोटा था। प्रिय दर्शकों, अब किसान की पत्नी किसान से लड़ाइयाँ करने लगती है और ज़बरदस्ती बोलने लगती है। प्रिय दर्शकों, अब किसान की पत्नी अब बड़े मुश्किल से उनकी बात मान लेती है और वह बहुत भोलेपन की
थी बहुत सीधी थी। जैसे किसान कहता है, किसान की पत्नी मान लेती है और अपने पति से कहने लगती है कि ठीक है, एक तो हमारा स्वयं का पुत्र है, दूसरा यह सांप का पुत्र है। इस सांप के पुत्र को भी हम अपने पुत्र की भांति प्रेम करेंगे, हमारी पुत्र की भांति इसको रखेंगे। जिस वक्त किसान के हाथों सांप मारा गया, उसी समय किसान ने यह सोच लिया था कि अब इस सांप के बच्चे को हमें ही पालना है, हमें ही इसे बड़ा करना है। इस प्रकार विचार करके वो सांप के बच्चे को अपने घर ले आया था। अब यह देख, अब जैसे ही उधर सांप नागिन आती है और नागिन जैसे ही अपने सांप को मरा हुआ देखती है तो वह विलाप करती है, चिल्लाती है, बहुत प्रयास करती है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला था। अब नागिन उसी बॉबी के अंदर घुसती है और उसके बच्चे की तलाश करती है। तो प्रिय दर्शकों, उस नागिन को उसका बच्चा भी नहीं मिलता। अब वो नागिन और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है और बहुत रोती है, चिल्लाती है, विलाप करती है, क्योंकि अब उसे नागिन का पूरा परिवार ही उजड़ गया था। एक तो उसका पति मारा गया, दूसरा उसका पुत्र नहीं मिल रहा था। अब नागिन सोचने लगती है कि जिसने भी मेरे पति को मारा है, उसी ने शहर में मेरे पुत्र को भी मार दिया होगा। यही सोचकर वह खूब जोर जोर से रोती है, खूब चिल्लाती है, लेकिन उसका पति जीवित होता और ना ही उसका पुत्र मिल पाता। प्रिय वह अपने पति की मारी हुई लाश को समक्ष जाकर एक प्रतिज्ञा लेती है और नागिन प्रतिज्ञा इस तरह की करती है, जिसने भी मेरे पति को मारा और मेरे पुत्र को मारा है, उसका भी मैं वंश खत्म कर दूंगी, उसके परिवार में एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस तरह की प्रतिक्रिया नागिन ले लेती है। अब अपने इधर वो नागिन इस तलाश में लग जाती है कि मेरे पति और मेरे पुत्र का हत्यारा कौन है, उसका कातिल कौन है। इस तलाश में नागिन लग जाती है। अब दूसरे दिन फिर से किसान अपने खेत में जाता है और बची हुई ज़मीन को कुदाली से खोदने लगता है। अब जैसे ही किसान खेत में पहुंचता है और ज़मीन को उसी कुदाल से खोदने लग जाता है जिस कुदाल से सांप की मृत्यु हुई थी, तो दृष्टिकोण से वो कुदाल उस कुदाल पर सांप का खून लगा हुआ था। प्रिय दर्शकों, अब नागिन भी उसी दिन उसे बांबी पर बैठी हुई थी, अपने पति की लाश के आसपास ही मंडरा रही थी। अब जैसे किसान उसे कुदाल को लेकर के और ज़मीन खोदने लगता है, तो उसे नागिन की नज़र उसे कुदाल पर चली जाती है और कुदाल को देखती है कि उसे पर खून लगा हुआ है। कुदाल पर लगे खून को देखकर नागिन सोचने लगती है कि यह किसान है जिसने मेरे पति और मेरे बेटे को मारा है, मेरे पुत्र को मारा है। अब प्यारे दोस्तों, नागिन को यह पता चल जाता है कि उसका पुत्र और उसके पति का कातिल कौन है। अब नागिन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में लग जाती है। अब नागिन सोचने लगती कि सबसे पहले इस किसान के घर का पता लगाऊंगी, उसके बाद ये पता लगाऊंगी कि इसका परिवार में कितने सदस्य हैं, उसके बाद एक एक को डसना शुरू करूंगी, एक एक को गिन गिन के मृत्यु के घाट उतार दूंगी। इस तरह की एक रणनीति नागिन बना लेती है। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही वह किसान शाम के वक्त खेतों में से काम बंद करके और अपने घर की तरफ लौटता है, अपने घर को जाता है, तो प्रिय दर्शकों, उस किसान के पीछे पीछे वो नागिन भी किसान के घर की तरफ चली जाती है। अब जैसे किसान अपने घर के अंदर जाता है, तो फिर नागिन भी किसान के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाती है। अब किसान घर के अंदर घुस जाता है, किसान पत्नी दरवाज़ा बंद कर देती है और नागिन बाहर रह जाती है। अब नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश करने के लिए जगह ढूंढती है, लेकिन उसको कहीं पे भी जगह नहीं मिलती। प्यारे दोस्तों, अब नागिन पास में पड़े एक कूड़े कचरे में घुस के बैठ जाती है और इंतज़ार करती है कि किसान अपने घर के दरवाजे को कब खोलेगा, कब मैं इसके घर के अंदर प्रवेश करूँगी। इसके कुछ ही देर बाद फिर से किसान की पत्नी आपके घर के दरवाजे खोलती है और कुछ काम के लिए घर से बाहर चली जाती है। तो और इसी प्रयास को मौके का फ़ायदा उठाकर नागिन किसान के घर के अंदर पार कर जाती है। अब जैसे नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश करती है, तो सबसे पहले किसान का एक छोटा पुत्र
नागिन को नजर आता है, जो कि पालने में झूल रहा था। अब नागिन सोचने लगती है कि क्यों नहीं इस किसान के पुत्र को सबसे पहले खत्म करो, ताकि इसको यह पता चले कि पुत्र का वियोग क्या होता है। यही सोचकर किसान के पुत्र के पालने की तरफ जाती है और पालने पर चढ़कर के किसान के पुत्र को डस जाती है। और प्रियदर्श किसान के पुत्र को डसने के बाद किसान के घर से बाहर निकल जाती है। अब जैसे नागिन किसान के घर से बाहर निकलती है तो किसान की नज़र नागिन पर पड़ जाती है। किसान देखता है कि कोई सांप मेरे घर से निकल रहा है। ये देखकर किसान अपनी माँ मन ही मन में सोचने लगता है कि मेरे हाथों जिस सांप की मृत्यु हुई थी उसी की नागिन और यह मेरे घर तक आ गई है, तो इसका मतलब यह है कि इसने मेरे पुत्र को जरूर कोई नुकसान पहुंचाया है। यह सोचकर किसान अपने पुत्र को पालने की तरफ भागता है। प्रियदर्श तभी किसान की पत्नी भी आ जाती है और वो भी उस नागिन को अपने घर से बाहर निकलते हुए देख लेती है। और किसान की पत्नी भी सोचने लग जाती है इस नागिन ने जरूर मेरे पुत्र को कोई और नुकसान पहुंचाया है। तो प्रियदर्श किसान की पत्नी भी अब अपने पुत्र को पालने की तरफ दौड़ती है। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र के पालने की तरफ दौड़ते और अपने पुत्र को जाकर के देखते हैं कि उनके पुत्र को नागिन ने डस रखा है। अपनी दोनों पति पत्नी किसान और किसान की पत्नी चिल्लाते हुए विलाप करते अपने पुत्र को गोद में उठा कर लेते हैं और इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। सोचने लगते हैं कि किसी वेद से इसका उपचार करवा दे, लेकिन प्रियदर्श अब रात्रि के समय कोई वेद नज़र नहीं आता, ना ही मिलता। तो वो बहुत व्याकुल हो जाते हैं। ऐसा कोई चिकित्सक व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ वेद हुआ करते थे। अब कुछ देर में किसान के पुत्र के जहर चढ़ जाता है और जैसे जहर चढ़ता है वो किसान के पुत्र के मुख से झाग निकलने लगती है। आंखें नीली हो जाती है, पूरा बदन नीला पड़ जाता है। धीरे धीरे किसान के पुत्र की प्राण की रूह निकल जाती है, वो खत्म हो जाता है। दोनों पति पत्नी खूब रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन अब क्या होने वाला होता है। प्रियदर्श अंत तक किसान अपने पुत्र का दाह संस्कार कर देता है और अपने दिल पर एक पत्थर मार करके विश्वास करता है। सोचने लगता है कि नागिन ने अपना बदला पूरा कर लिया है। उसके पति के बदले मेरे पुत्र की जान गई है, इसलिए नागिन का बदला पूरा हो चुका है। अब मैं उसी के सहारे हम दोनों पति पत्नी हमारा जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि नागिन का जो पुत्र हमारे पास है उसको हम हमारी पुत्र के भांति लालन पालन करेंगे। प्रियदर्श इस तरह उस बच्चे से मोहब्बत करने लगते हैं नागिन के। उसकी हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, हर जरूरत का दोनों पति पत्नी नागिन के बच्चे की सेवा में लग जाते हैं। उसी को वो अपना पुत्र मान लेते हैं। अपने इधर उसको कुछ समय कुछ दिन निकालने के लिए बाद नागिन फिर से किसान के घर में आती है। इसके बाद नागिन सोच के आती है कि इस बार मैं किसान को ख़त्म करूंगी, जिसने मेरे पति की हत्या की है, मेरे पुत्र की हत्या की है। आज वह उसी को डसने वाली थी। यही सोच करके जिस किसान के घर में फिर से प्रवेश कर जाती है। अब जैसे नागिन किसान के घर में प्रवेश करती है तो नागिन देखती है कि किसान और किसान की पत्नी एक सांप के छोटे से बच्चे को दूध पिला रहे हैं और बड़े प्यार से पिला रहे हैं। पुत्र पुत्र कह कर के नागिन के बच्चे को दूध पिला रहे हैं। यह देखकर नागिन बड़ी चकित हुई रह जाती है। सोचने लगती है कि किसान और किसान की पत्नी मेरे ही पुत्र को दूध पिला रहे हैं। नागिन अपने पुत्र को पहचान जाती है और सोचने लगती है कि यह तो मेरा ही पुत्र है और मेरे पुत्र को किसान और किसान की पत्नी दोनों जाने एक पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। यह देखकर नागिन बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है और अपने मन में ग्लानि करने लगती है। सोचने लगती है कि मैं तो इस घर के बदले की भावना से आई थी। मैं तो यही सोच रही थी कि इस किसान को संपूर्ण परिवार को ख़त्म कर दूंगी, एक भी इंसान को जीवित नहीं छोड़ूंगी। लेकिन किसान और किसान की पत्नी बड़ी दयालु है, बड़े धार्मिक पार्वती के हैं, जो मेरे पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। इधर नज़ारे को देखकर नागिन रोने लगती है, अपनी आँखों से आंसू बहाती है और
अपने किए हुए पर पछतावा करती है। प्रिय दर्शकों, अब नागिन किसान के घर से वापस निकल के चली जाती है और अपने पति की मृत्यु शरीर के पास जाकर अपने पति से कहने लगती है कि पिया जी, मेरे से बहुत बड़ी पाप हुआ है। हो सकता है किसान से आपकी मृत्यु किसी अनजाने में हुई हो, किसी हादसे का शिकार हुआ हो, लेकिन मैंने जानबूझकर किसान के पुत्र को मौत के घाट उतार दिया है। इसी बात की मुझे बहुत बड़ी ग्लानि हो रही है। और किसान की पत्नी दोनों ही बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो हमारे पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, यह सोचकर नागिन व्याकुल हो जाती है और अब 1-2 दिन के बाद में फिर से वह नागिन किसान के घर में जाती है। अब की बार यह सोच के जाती है कि वास्तविकता में किसान और किसान की पत्नी मेरे पुत्र से प्रेम करते हैं या फिर वैसे ही कोई ड्रामा कर रहे हो। तो फिर इधर उधर देखती है कि वास्तविकता में किसान और किसान की पत्नी इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि हमारे तो कोई पुत्र ही नहीं, हमारा एक पुत्र था वह भी खत्म हो गया। अब हमारा पुत्र सिर्फ और सिर्फ यह नागिन का बच्चा है, यही हमारा पुत्र है और इसी के सहारे हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस बात को सुनकर नागिन बड़ी आश्चर्य हो जाती है और नागिन को संपूर्ण विश्वास हो जाता है कि किसान मेरे पुत्र का बेहद मोहब्बत करते हैं, अपने पुत्र की भांति प्रेम करते हैं। प्रिय दर्शकों, अब नागिन अपनी गलती का पछतावा करने के लिए सोचने लगती है कि मैंने इसके पुत्र को खत्म किया है, और इसका पछतावा करने के लिए नागिन थोड़ी थोड़ी शिवजी के मंदिर जाती है और भोलेनाथ की परिक्रमा करती है। और प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि नाग और नागिन भोलेनाथ के परम भक्त होते हैं। जब नाग नागिन दिल से यदि भोलेनाथ से कुछ भी चीज़ मांगते हैं तो वो देव महादेव नाग और नागिन की इच्छा को पूर्ति भी करते हैं। पूरा प्रयास वह नागिन भोलेनाथ की पूजा कर देती है, भोलेनाथ की सेवा शुरू कर देती है। अब वो नागिन भोलेनाथ से सिर्फ एक ही चीज़ मांगती है कि प्रभु, मैंने जाने अनजाने में किसान के पुत्र को खत्म कर दिया और अब मैं ये चाहती हूँ कि उसे किसान के किसी भी तरीके से एक पुत्र प्राप्ति हो। प्रिय दर्शकों, उसे नागिन की पुकार को भोलेनाथ सुन लेते हैं। कुछ दिनों बाद में एक पंडित और एक पंडिताइन एक छोटी से नवजात बालक को लेकर के दौड़ते हुए उसे किसान के घर आते हैं और किसान से आकर के कहते हैं कि भैया, हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं और यह लोग हमारे पुत्र को मार देंगे, हमको मार देंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पुत्र को किसी भी तरीके से प्राण बच जाए, इसलिए कुछ देर के लिए आप हमारे पुत्र को संभाल लीजिए। और इस तरह बोलकर वो वहाँ से भाग जाते हैं और यह किसान देखकर किसान और उसकी पत्नी अपने मकान के अंदर चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब दूसरे दिन जैसे जैसे किसान खेतों में काम करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि खेतों में पंडित और पंडिताइन दोनों मरे पड़े थे। यह देखकर किसान बड़ा दुखी हो जाता है, सोचने लगता है कि जिस पंडित पंडिताइन ने हमें पुत्र दिया वो लोग यहाँ मारे पड़े हैं। अब वो किसान पंडित और पंडिताइन का दाह संस्कार करना, उनका अंतिम संस्कार करना है। उसके बाद किसान और किसान की घरवाली पंडित के पुत्र का लालन पालन करने और उसको अपना ही पुत्र मानते हैं। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन नागिन किसान के घर में आती है और किसान अपने दोनों पुत्रों को खिला रहा था, यानी कि साहब के पुत्र को भी खिला रहा था और पंडित के पुत्र को भी खिला रहा था। तभी नागिन किसान के घर में पहुंचती है और यह नज़ारा देखकर बहुत खुश होती है, बहुत प्रसन्न होती है। नागिन सोचने लगती है कि किसान वास्तविकता में धर्मात्मा आदमी है, पुण्य आत्मा। यही सोचकर नागिन वापस लौटने लगती है, लेकिन फिर से नागिन के दिमाग में ख्याल आता है कि अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। प्रिय दर्शकों, उस नागिन के पास में नागमणि थी। अब नागिन धीरे धीरे किसान के पास जाती है और किसान के पास जाकर एक औरत का रूप धारण करती है। औरत का रूप धारण करके उस किसान से कहती है कि किसान,
मैं तुम्हें एक चीज़ देने आई हूँ, इस चीज़ को तुम संभाल के रखना और यह चीज़ तुम्हारे घर में हमेशा रहनी चाहिए। कभी भी किसी को मत देना, भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को मत देना। प्रिय दर्शकों, तब वो नागिन किसान को अपनी नागमणि दे देती है। नागमणि देने के बाद औरत के रूप से फिर से नागिन बन जाती है। अब वो किसान समझ जाता है कि वह नागिन है और अपने पुत्र को सहलाती है। अपने पुत्र को सलाह देने के बाद किसान से कहती है, किसान मेरे पुत्र को हमेशा ख्याल रखना, लेकिन इतना ज़्यादा विश्वास भी मत करना, क्योंकि हमारी जो प्रजाति है वह दुष्ट प्रजाति में गिनी जाती है, इसलिए मेरे पुत्र पर इतना ज़्यादा विश्वास भी मत करना। अब मेरा पुत्र स्वयं की रक्षा करने में समक्ष है, यह बड़ा हो चुका है। यदि मेरा पुत्र कभी भी भविष्य में तुम्हारे साथ कोई गलत करता है तो तुम्हारे पास मेरी नागमणि है। जब भी मेरा पुत्र किसी को यदि गलती से डस भी ले तो इस नागमणि से उसे इस स्थान पर रख देना जिस जगह नाग डसता है। तुरंत उसका जहर खत्म हो जाएगा और वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, यह कहकर नागिन वापस किसान के घर से निकल जाती है और नागिन पति के पास जाकर अपना प्राण त्याग देती है। दोनों का भी दाह संस्कार करते हैं। उस किसान का परिवार पूरा संपूर्ण हुआ। इसके बाद किसान पंडित के पुत्र और नागिन का पुत्र यानी नाग दोनों को अपना पुत्र की भांति प्रेम करते हैं। प्रिय दोस्तों, भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं, दोनों भोलेनाथ की भक्ति करने लग जाती हैं और उसे एक नागमणि प्राप्त होती है और कभी मनुष्य के रूप में अपनी माता पिता के पास आता, यानी किसान के घर आता। इस तरीके से उनका जीवन व्यतीत होने लगा। प्रिय दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।